सफर में धूप तो होगी, तुम चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम निकल कर चल सको तो चलो। और हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आप कैसे कक्षा 12 गणित में पूरे मार्क्स ला सकते हैं। प्रिपरेशन टिप्स क्या रहेगी, किस तरीके से पढ़ाई करें, कितने घंटे पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें, इन सब के बारे में पूरी बात करने वाले हैं। तो अंत तक बने रहिएगा क्योंकि हम हर एक पहलू को यहाँ से छूने वाले हैं, यहाँ से कवर करने वाले हैं। अगर आप इस चीज को समझ लेते हैं तो आपको फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, वरना एंड में यही होता है कि सर नहीं पढ़ पाए, नहीं कर पाया, पबजी बीजीएमआई खेलते रहे और नहीं हो पाया, अब क्या करें। तो अभी से कमर कस लो और किस तरीके से तैयारी करनी है इस पर हम सारी चर्चा करने वाले हैं। तो कक्षा 12 मैथ प्रिपरेशन टिप्स क्या रहने वाली है, अभी से तैयारी करें ताकि एंड में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। सिलेबस को कवर करेंगे, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमको ये जानना जरूरी है कि हम किस बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी। पेपर पैटर्न, पेपर किस तरीके से आना वाला है ये जानना बहुत ज़रूरी है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, थोड़ी बहुत इनकी जानकारी होनी चाहिए। पेपर पैटर्न और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हम ये कह सकते हैं कि आखिरी की चीज़ें आखिरी में समझ सकते हैं, लेकिन कवर करते हुए इन्हें भी चलेंगे। एनसीईआरटी प्लस एग्जाम्पलर, क्या ये काफ़ी रहेंगी? काफ़ी हद तक ये काफ़ी रहेंगी, क्योंकि पेपर जो है ये, अगर मैं बात करूँ, ये बैकबोन होता है, रीढ़ की हड्डी है ये एनसीईआरटी। इतना कवर कर लिया तो आपका बहुत अच्छा हो सकता है, पूरा नहीं, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में बात करेंगे, क्वेश्चन बैंक के बारे में बात करेंगे, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर्मूला चार्ट, डायरी, और इसको हम अभी कवर कर सकते हैं कि टीचर का साथ दें। देखो, कोई भी टीचर हो, कैसे भी हो, आप इसके स्कूल का हो, आप ऑफलाइन पढ़ते हो, आप कोचिंग जाते हो, ट्यूशन है, आप यूट्यूब पर वीडियो देखते हो, किसी अन्य टीचर की देखते हो, मेरे देखते हो, कोई भी दिक्कत नहीं, लेकिन जिस टीचर के साथ आप हो उसको पूरा फॉलो करो अंत तक, इस बात को ध्यान रखो, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, पहली बात तो ये ध्यान रखो कि आपको समझ में किससे आ रहा है, मेन बात है। जिससे समझ में आ रहा है उसका अंत तक साथ दो, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात है। और कितने घंटे पढ़ाई करें, तो इसके लिए मैंने एक खास शख्स को आपके लिए बुलाया है, थैनोस को। तो अंत तक देखना है वीडियो ताकि आपको पता चले कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। इन सारी चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिलेबस, ठीक है। तो कक्षा 12 गणित में आपके पास 2 किताबें हैं, जैसे आपको पता है, बुक 1 एंड बुक 2। बुक 1 में यहाँ अगर मैं बात करूँ तो बुक 1 में आपके 6 चैप्टर हैं, ठीक है, 1 से 6, और बुक 2 में हमारे पास 7 चैप्टर हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर कितने चैप्टर हो गए? 13 चैप्टर हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं बुक 1 की। अगर मैं बात करूं तो बुक 1 एंड बुक 2 के बारे में, ठीक है। तो देखिए, यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर पहला जो चैप्टर होता है आपका संबंध फलन का, पहला चैप्टर संबंध फलन। इसके बाद आती है बात आपकी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, बहुत ही छोटा चैप्टर है। तो वो पहला जो चैप्टर है संबंध फलन, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो ध्यान नहीं देते, और आपके टीचर भी यहाँ पर थोड़ी गलती कर सकते हैं, मैं कहता हूँ, क्योंकि वो चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट नहीं करते, वो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 से। जबकि करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि आप चैप्टर नंबर 1 और 2 को शुरुआत में पढ़ा दो और अंत में भी पढ़ा दो। अब टीचर का सोचना ये होता है कि क्या करते हैं कि अंत में पढ़ाएंगे तो बच्चों को समझ में आ जाएगा। नहीं, ये चैप्टर जो 1 है वो थोड़ा सा थ्योरिकल ही है, मतलब इसमें थ्योरी ज़्यादा है, तो स्टूडेंट को थोड़ा ये लगता है कि यार ये चीज़ें उतनी कैचअप नहीं आ रही हैं, कैच नहीं हो रही हैं, इस वजह से प्रॉब्लम होती। तो टीचर का सोचना ये होता है कि चलो आप व्यू से स्टार्ट करते। मैंने कई, आप भी महसूस करेंगे कि आपके जो टीचर है उन्होंने चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट किया, ठीक है। लेकिन ऐसा ना करके अगर हम पहले चैप्टर से अभी उठाएं और अंत में भी पहले चैप्टर को पढ़ें तो चीज़ें अच्छे से कैचअप हो जाती हैं। तो पहला चैप्टर है आपका संबंध फलन, दूसरा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, फिर हो गया आव्यूह, फिर सारणिक, इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज कैलकुलस, कलन, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। तो 5वां चैप्टर है आपका सांतत्य तथा अवकलनीयता, इसके बाद 6वां है इसके अनुप्रयोग, अवकलन के अनुप्रयोग, फिर 7वां समाकलन। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं जब वो कैलकुलस पढ़ते हैं तो वो ये कहते हैं कि सर अवकलन तो अच्छे से समझ में आ रही है, अवकलन में कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन समाकलन में प्रॉब्लम हो रही है।
तो क्या करें, किस तरीके से करें, इन सब पर चर्चा करेंगे, हर एक डिटेल को छुएंगे। समाकलन के बाद आप देखते हैं समाकलन के अनुप्रयोग, इसके बाद है अवकल समीकरण जो चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर नंबर 10 और 11 ये आपका वेक्टर वाला पोर्शन आ जाता है। चैप्टर नंबर आप 10 में पढ़ते हैं सदिश बीजगणित और चैप्टर नंबर 11 में आप पढ़ते हैं त्रिविमीय ज्यामिति। मेरे हिसाब से ये जो 10 और 11 नंबर का चैप्टर है इसको थोड़ा सीरियसली लीजिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टॉपिक बहुत ज़्यादा है, टॉपिक आपको कवर करने के लिए बहुत ज़्यादा है। खासकर चैप्टर नंबर 11 में जब आप पढ़ेंगे तो आप महसूस करेंगे कि एक एक टॉपिक पे एक एक क्वेश्चन दे दिया है, एक एक टॉपिक पे, ये बात रहती है। इसके बाद चैप्टर नंबर 12 आपका रैखिक प्रोग्रामन, बहुत ही छोटा यट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट चीज़ें बनती हैं। इसके बाद आता है प्रायिकता, बेहतरीन चैप्टर, प्रायिकता पढ़ने में और पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है अगर आप अच्छे से समझ गए। तो ये आपका कुल मिलाकर 13 चैप्टर की मैं बात कर लूँ, 1 से 13 चैप्टर तक ये आपका कंप्लीट है। सिलेबस इस तरीके से रहता है। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि सिलेबस आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि आप आखिर क्या पढ़ने वाले हैं। तो सिलेबस हम लोग देख लेते हैं। ये आपका सिलेबस है, जैसे मैंने आपको बता दिया हर एक चीज़। अच्छा, सिलेबस के साथ साथ में आपको यहाँ पर चैप्टर वाइज या आप ये कहिए यूनिट वाइज आपका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, सिलेबस के बाद मैं आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता देता हूँ। क्योंकि पेपर पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो देखो अलग अलग बोर्ड में अलग अलग पेपर बनते हैं, उनका जो पैटर्न होता है वो अलग अलग रहता है। लेकिन मैं यूपी बोर्ड को अगर बताऊं तो यूपी बोर्ड के मैं बता दूंगा, आप लोग अपने अपने स्टेट के जो बोर्ड हैं आपका अलग अलग, वो आप उस हिसाब से आप ना देख सकते हैं। ठीक है, तो सिलेबस आपका ये रहा। बुक 1 में जैसे मैंने आपसे कहा 6 चैप्टर और बुक 2 में यहाँ पर आपके 7 चैप्टर दिए हुए हैं। ठीक है, संबंध फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, आव्यूह सारणिक, सांतत तथा अवकलनीयता, अवकलज के अनुप्रयोग, समाकलन, समाकलन के अनुप्रयोग, अवकल समीकरण, सदिश बीजगणित, त्रिविमीय ज्यामिति, रैखिक प्रोग्रामन और प्रायिकता, ये आपके कुल मिलाकर 13 चैप्टर होते हैं। अभी ये देख लेते हैं कि जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है चैप्टर वाइज या हम ये कहें कि यूनिट वाइज वो किस तरीके से रहते हैं, ये समझ लीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो आपका चैप्टर नंबर 1 और 2 है, ये चैप्टर नंबर 1 और 2 जो होता है ये संबंध एवं फलन, ये दोनों चैप्टर मिलके ये बनाता है यूनिट कौन सा, रिलेशन एंड फंक्शन का जो यूनिट बनता है वो बन जाता है आपका संबंध एवं फलन और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से। और यहाँ से आपको 10 नंबर मिलते हैं इन दोनों को मिला के, पहला चैप्टर और दूसरे चैप्टर को मिला के 10 नंबर का यहाँ से आपका बन जाता है। चैप्टर नंबर 3 और 4 ये मिला के बनता है आपका बीजगणित यानी कि अलजेब्रा, और यहाँ से आपको मिलते हैं 13 नंबर। कितने नंबर मिल जाएंगे यहाँ से आपको? 13 नंबर यहाँ से मिल जाते हैं। इसके बाद जो आपका यूनिट है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये आपका कैलकुलस वाला पोर्शन, चैप्टर नंबर 5 से लेके 9 तक, ये भैया बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सांतत तथा अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी, अवकलज के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, समाकलन इंटीग्रेशन, समाकलन के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। कैलकुलस के अंतर्गत, कैलकुलस के अंतर्गत ये आपका कलन में ये आपका आता है और 44 नंबर देके जाता है मेरे भाई, 44 नंबर भैया जी, 44 नंबर, बहुत ही ज्यादा, मतलब आप ये समझ लीजिए लगभग 50% यहाँ से आपका। और मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने आपसे कहा कि सबको अवकलन तो बहुत पसंद होता है, बहुत ही ज़्यादा मजा आती है अवकलन करने में, लेकिन समाकलन में दिक्कत आती है। ये मेरे शब्द ध्यान रखिएगा। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि समाकलन में दिक्कत आ रही, दिक्कत नहीं आएगी अगर आप फॉर्मूलों पर जो मैं बता रहा हूँ उन पर ध्यान देते जाएंगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके बाद ये आपका वेक्टर वाला पोर्शन होता है। ठीक है, सदिश बीजगणित और त्रिविमीय ज्यामिति, वेक्टर अलजेब्रा के अंतर्गत ये आपका पोर्शन आता है और यहाँ से आपको 17 नंबर मिलते हैं, 17 नंबर ये पोर्शन देके जाएगा। चैप्टर नंबर 12 जो है रैखिक प्रोग्रामन, ये 6 नंबर का आता है। ठीक है, ऊपर नीचे होती रहती है गाड़ी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये नहीं है कि फिक्स इतने ही नंबर के आते हैं, ये एक अनुमान है। ठीक है, ये एक अनुमान है। अब जरूरी नहीं है कि आपका आव्यूह सारणिक 13 नंबर का आ जाए, हो सकता है 12 नंबर का है, हो सकता है 10 नंबर का आ जाए और हो सकता है 17 नंबर का भी आ जाए, कोई जरूरी बात नहीं है। ठीक है, इस तरीके से ऊपर नीचे गाड़ी हो सकती है। ठीक है, और प्रायिकता आपका 10 नंबर का बनता है, तो इस तरीके से आप जोड़ेंगे तो 100 नंबर यहाँ से हो गए। ठीक है, देखो भाई 44 नंबर कैलकुलस कलन ये आपका हो गया और 6
चैप्टर नंबर 12 से रैखिक प्रोग्रामन से, तो 44 सोचिए 50 हो गए। इसके बाद 13, 17, 30 ये मिल गए और 10 और 10 20 ये मिल गए, तो ये आपका टोटल 50 हो रहा है यहाँ पर, समझ रहे हैं। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो यहां से आपका सिलेबस और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की ये पूरी चर्चा यहां पर हमने कर ली। अब हम आगे बढ़ेंगे तो यूपी बोर्ड के अगर हम पेपर पैटर्न की बात कर लें, जैसे मैंने आपसे कहा कि अलग अलग बोर्ड का पेपर अलग अलग टाइप का आता है, यहां पर हम यूपी बोर्ड की बात कर लेते हैं, एक छोटा सा देख लेते हैं। पेपर आपका कुछ इस तरीके से रहता है जिसमें आपके 7 क्वेश्चन रहते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 करके आपके 7 क्वेश्चन रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका बहुविकल्पी प्रश्न का हो सकता है, क्यों? क्योंकि इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ ही नहीं थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं दिए थे इस बार के पेपर में 2022 वाले, लेकिन अभी के लिए मान के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका रहता है बहुविकल्पी प्रश्न का रहता है, जहां पर 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे 1 नंबर का, तो ये 5 नंबर हो गए यहाँ पर 5 मार्क्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 ये आपका अतिलघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, ठीक है, जहां पर 5 क्वेश्चन रहेंगे 1 नंबर के, तो यहां से आपको 5 अंक मिल गए, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो हैं वो लघु उत्तरीय प्रश्न के टाइप 1 रहेंगे, जहां पर 4 क्वेश्चन रहेंगे 2-2 नंबर के, और यहां से 8 और 8 करके 16 नंबर मिल जाते हैं अपन को, ठीक है। इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की, ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में टाइप 2 है, ये सबसे ज्यादा नंबर आपको देके जाता है। यहां पर 5 और 5 क्वेश्चन रहते हैं जो कि 5-5 नंबर के रहते हैं, तो 25-25 नंबर देके जाता है क्वेश्चन नंबर 5 और 6, यानी कि ये 10 क्वेश्चन, 5 और 5 10 क्वेश्चन कितने नंबर के? 5-5 नंबर के, 25 और 25 करके 50 नंबर देके जाते हैं, आधे नंबर देके जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6, पूरा पेपर का आधा। और दीर्घ उत्तरीय की बात कर लें तो यहां पर 3 क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग जो होते हैं वो 3 क्वेश्चन होते हैं, 8 नंबर के आते हैं और 24 अंक आपको यहां से देकर जाते हैं, ठीक है। तो यहां से इस प्रकार से आप देख पाएंगे कि ये हो गया हमारा 10 नंबर, ये हो गया 16 नंबर, ये हो गया 50 नंबर, ये हो गए 24 नंबर, तो कुल मिलाकर आपके 100 मार्क्स यहां से 100 अंक यहां से आपको मिल जाते हैं। अब अगर हम बात करें आगे तो एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर प्रीवियस पेपर आपके लास्ट ईयर पेपर और क्वेश्चन बैंक, इन तीनों की हम लोग बात करने वाले हैं। अगर आप मुझसे कहें क्या एनसीईआरटी काफ़ी है, तो एनसीईआरटी सिर्फ काफ़ी नहीं है, एनसीईआरटी लगा लेंगे तो आपका बहुत हद तक सिलेबस आपका अच्छे से मजबूत हो जाएगा, लेकिन एनसीईआरटी आपको लगाना बहुत ज़रूरी है। कोई प्राइवेट बुक अगर आप लेते हैं, जैसे कि अग्रवाल की हो जाती है और भी कई बुक आती हैं, विद्या की बुक आती है, नूतन प्रकाशन आता है, अलग अलग तरह बालाजी प्रकाशन आता है, तो अलग अलग आपकी बुक आती हैं जिन्हें आप प्रेफर कर सकते हैं प्राइवेट तौर पर। लेकिन अगर मैं बात करूं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो सिर्फ एनसीईआरटी को लेकर कवर करते हैं, और मेरा जो स्टूडेंट है जैसे आप लोग हैं वो भी एनसीईआरटी को ही पकड़ के चलते हैं, लेकिन सिर्फ एनसीईआरटी लगाना काफ़ी नहीं है। एनसीईआरटी के साथ साथ आपको पिछले साल के पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर और एक तरीके का क्वेश्चन बैंक, जिसे हम कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन की एक किताब, गैस पेपर कह सकते हैं, इस तरीके से रहता है। तो अगर आप इन तीनों को देखते हैं तो आपको 100 में 100 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। यहां पर बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है एनसीईआरटी के साथ साथ एग्जाम्पलर। अब ये एग्जाम्पलर क्या होता है मैं आपको बता दूं। देखिए, एनसीईआरटी पर थोड़ी चर्चा यहां पर हम लोग कर लेते हैं। अब आप में से काफ़ी स्टूडेंट एनसीईआरटी को प्रेफर करते हैं, एनसीईआरटी से पढ़ाई करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एनसीईआरटी के स्थान पर एक प्राइवेट किताब ले लेते हैं, और चूंकि आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं होती, महंगी किताबें आती है प्राइवेट उसकी, तो मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया चीज़ बता देता हूँ एनसीईआरटी के लिए। एनसीईआरटी किताब आपको फ्री में, मुफ्त में मिल जाएगी, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी किताब आपको फ्री में उपलब्ध है, कहीं पर भटकने की ज़रूरत नहीं है। देखिए क्या करिए, आप प्ले स्टोर में सर्च कीजिए, कहाँ पर, आपका एंड्रॉयड फ़ोन है ना, तो प्ले स्टोर में सर्च कीजिए, वहां पर आप क्या सर्च करेंगे, एनसीईआरटी बुक, और अगर आप हिंदी मीडियम है तो कर दीजिए इन हिंदी। तो वहां पर आपको ढेर सारे क्वेश्चन जो आपको ऐप, आपको वहां पर ढेर सारे ऐप मिल जाएंगे, ऐप यानी एप्लीकेशन मिल जाएंगी, जिन्हें आप डाउनलोड कर लीजिए, तो आपको मुफ्त में, फ्री में, एकदम मुफ्त में एनसीईआरटी किताब मिल जाएंगी। उसी के साथ एक और किताब आती है, उसी के साथ जब आप देखेंगे उसमें लिखा होता है प्रश्न प्रदर्शिका, उसे हम बोलते हैं एग्जाम्पलर,
ठीक है। तो ये एग्जाम्पलर तो अभी एक्सपी क्लासेस में नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इस एग्जाम्पलर को भी मैं प्रश्न प्रदर्शिका को भी सॉल्व करा सकूं। प्रीवियस ईयर के पेपर की मैं बात करूं, क्वेश्चन बैंक, तो ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की आपकी सीरीज जो है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज है उसमें कवर कर रखा है। अगर आप देखना चाहें तो वहां से आप देख सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के अंतर्गत मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर और क्वेश्चन बैंक इन दोनों को कवर कर रखा हुआ है। अब हम बात करें अगले टॉपिक की, जो है फॉर्मूला चार्ट एंड डायरी। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे मैंने बात की ना आपको समाकलन की, बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि सर समाकलन नहीं बन रही, नहीं हो रहा, क्या करें। तो उसका एक रीजन होता है कि आप लोग फॉर्मूले अच्छी तरीके से नहीं कवर करते हैं। फॉर्मूले इकट्ठे नहीं बनाने आपको, एक छोटी सी चार्ट ले लो या एक छोटी सी डायरी ले लो, एक छोटी सी कॉपी ले लो, ठीक है। 20 रुपए की एक कॉपी आती है फेयर वाली, वो ले लीजिए बस। जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसके की मूवमेंट यानी की चीजें, यानी कि जो आपका टॉपिक है कोई भी, उसको आप लिखते जाइए। एक 20 रुपए की 25 रुपए की कॉपी में वो चीजें आसानी से आ जाएंगी। अब वो आपका परफेक्ट नोट्स हो गया। उसके अलावा आपको और कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं होगी। मान लीजिए आप 25 रुपए 20 रुपए 25 रुपए की कॉपी में सब कुछ लिख लेते हैं, तो सोचिए आपने कितना बड़ा काम कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो चीज होती है धीरे धीरे चीजें आती हैं। ये नहीं रहता कि आप एक बार में लिख दिए, नहीं, उसको इस तरीके से बनाया जाता है। साथ ही आप यहां पर क्वेश्चन लगाएं। यहां पर मैंने एक टॉपिक नहीं लिखा है, क्वेश्चन लगाएं। देखिए मैथ आपको तभी बनेगी जब आप क्वेश्चन लगाते हैं, ये आप जानते हैं। ये आपकी थ्योरी नहीं है, ये आपका फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है कि अगर कोई चीज़ नहीं आ रही है तो रट्टा मार लिया खत्म हो गया। नहीं, आप क्वेश्चन को रट्टा नहीं मार सकते। मैथ की खूबसूरती यही है कि आपको लगाना ही पड़ेगा, रफ पे रफ आपको भरने ही पड़ेंगे, अन्यथा आपको मैथ नहीं आएगी। मैथ की खूबसूरती इसी में है। साथ ही टीचर का साथ है। मैंने जैसे आपसे कहा कि आपको कोई भी आप किसी से भी पढ़ रहे हो, ऑफलाइन, स्कूल में, ऑनलाइन, यूट्यूब पर, किसी से ही, लेकिन उस टीचर के साथ चलें। और जैसे मैंने आपसे कहा कि क्वेश्चन सॉल्व करें, क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही जरूरी है। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। अगर आपने मेरे वीडियो देखे हैं तो मैं आपको यही जोड़ देता हूं कि नोट्स बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए सवालों की। मैथ की खूबसूरती यही है, जैसे मैंने आपसे कहा कि मैथ की खूबसूरती ही यही है कि आपको बार बार सवाल लगाने पड़े। इसी पर बहुत ही अच्छी बात कही है, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, करत करत अभ्यास के, जड़मत यानी मूर्ख, जड़मत होत सुजान, बुद्धि आ जाएगी उसको भी। रसरी आवत जाति के सिल पे परत निशान। सिल पर आपने देखा होगा कुएं की मुड़ेर होती है, जब हम बार बार खींचते हैं तो उस पर निशान बन जाते हैं, उस मुड़ेर पर, वो पत्थर तक घिस जाता है। मैं आपको बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं कि आपने अपनी सड़क देखी है। मान लो आप स्कूल, घर से विद्यालय जा रहे हैं आप अपने, तो आप यह महसूस करना कि आपको वो सड़क याद हो गई। आपको पता है कि उस जगह पर, उतनी जगह पर भैया गड्ढा है, उतनी जगह पर वहां से घुमा के जाना है, कितनी दूर पर ब्रेकर है, आपको ये पता चल जाता है। आप खुद से सोचो ये बात कि मैं कह रहा हूं जो वो सही है कि नहीं। अगर आप एक सड़क को याद रख सकते हैं कि कितनी दूरी पर गड्ढा है, कितनी दूरी पर आपका जो है खुदा हुआ है, कितनी दूरी पर ब्रेकर हैं, कितने ब्रेकर हैं, और एक लाइन में कितने आपके ब्रेकर दिए हुए, ये सब आपको याद हो जाता है। सोचिए, तो फिर आपको ये क्यों नहीं हो रहा? ये तो मैथ है, ये आपका भविष्य तय करेगा। तो ये आपको करना है कि प्रैक्टिस करनी है। मेन ध्यान रखिए इस बात को, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। आपको प्रैक्टिस हर हाल में अच्छे से कर लेनी है। तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि कितने घंटे पढ़ाई करें, कैसे पढ़ाई करें, डेली का रूटीन क्या हो, टाइम टेबल क्या हो। तो देखो पहली बात तो मैं आपको बता दूं, थैनोस भैया बस आ ही रहे हैं, आपको मैं बता दूं, थैनोसवा है, थैनोस भैया नहीं, थैनोसवा है हमारा, हम बता रहे हैं, समझो। हाँ, समझ रहे हो? देखो, तो टाइम टेबल का मुझे तो समझ में नहीं आता है। मैं आपको सही बताऊं, मैंने भी टाइम टेबल बनाया है, ये सब किया है, और मैं एक शब्द इस्तेमाल करना चाहता हूँ, लेकिन ये चूंकि ज्ञान का मंदिर है, ठीक है, क्लासेस है, विद्यालय, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोई भी अपशब्द नहीं बोले जाएंगे, ठीक है। तो टाइम टेबल बढ़ाना एक मूर्खता है मेरे हिसाब से। 99% स्टूडेंट सिर्फ टाइम टेबल चिपकाने के लिए बनाता है और दिखाने के लिए। पहली बात तो पढ़ाई कभी इस तरीके से होती नहीं है। अरे पढ़ाई होती है चुपचाप, किसी को पता भी नहीं चले। और मैं आपको बता दूं, जो होशियार स्टूडेंट होते हैं ना, जिनके नंबर अच्छे आते हैं और जिनकी पूरे मोहल्ले में बढ़ाई हो जाती है, ये उन पर दबाव आ जाता है, दबाव ला देता है कि यार इतने नंबर लाने हैं। ऐसा नहीं,
आप तो सुमड़ी में गुमड़ी वाला खेल खेलो। सुमड़ी में गुमड़ी समझो कैसे कि पता भी ना चले, और मोहल्ले वाले बाद में हाँ भैया अरे आ गए थे यार, वो ज़्यादा कुछ नहीं, वो आ गए थे 98 मार्क्स आए थे मैथ में, और परसेंटेज मेरी बन गई थी अच्छी, 95% आई थी, ठीक है कोई ये। तब क्या होता है, तब रिश्तेदार बाकी सब लोग खुद से बातें करते हैं, वरना वो यही कहते हैं यार क्या है, कुछ साल भर पढ़ाई की नहीं है और आएंगे कहाँ से नंबर, ये हो जाती बात। तो हम बात करने वाले हैं थैनोस भैया की कि थैनोस आपको क्या बताने वाला है। देखो बहुत ही अच्छी बात कही है एंड गेम में, जिन्होंने जानते हैं एवेंजर एंड गेम, वहां पर थैनोस ने गमोरा को बहुत ही बेहतरीन चीज बताई थी, बैलेंस, कि बैलेंस हमेशा रहना चाहिए। और थैनोस अरे ये भूल गए रे, अरे आके बताओ, हाँ हाँ आके बताओ तो इनको, हाँ Look. Pretty, isn't it? Perfectly balanced. This whole thing should be. तो ये आप बात समझ गए ना, ये थोड़ा सा मैंने फन के लिए बता दिया कि आपको हर चीज में बैलेंस बना के चलना है। देखिए रेगुलर पढ़ाई कीजिए हर समय, चाहे कुछ भी हो जाए, थोड़ा कभी कभी गैप चल जाता है, अच्छी बात है, ठीक है। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि कभी कभी फास्ट फूड खा लेते, कोई दिक्कत नहीं थी, अच्छी बात होती है। कभी कभी पिज्जा खा लिया, बर्गर खा लिया, चाउमीन खा लिया, कभी कभी, डेली तो नहीं खाते हो ना कि रोज रात को गए और ने कहा बर्गर लाओ, पिज्जा लाओ, चाउमीन लाओ, ऐसा तो नहीं। वही रोटी और आपका दाल सब्जी होती है कि नहीं, तभी मजा आता कि नहीं, देख लेना इस बात को। अगर रोज पिज्जा खाओगे तो बात नहीं बनेगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पढ़ाई करो रेगुलर। हाँ मैं ये कहता हूँ 10 दिन में 1 दिन का गैप चलेगा, अच्छी बात, लेकिन पढ़ाई बैलेंस होनी चाहिए, आपकी रेगुलर होनी चाहिए। मेन बात इतनी है, और कोई बात नहीं। मेन बात यह है कि कितने घंटे पढ़ते हो इससे मतलब नहीं है, 10 घंटे 12 घंटे इससे मतलब नहीं है। अगर आप 4 घंटे भी पढ़ रहे हो, रेगुलर पढ़ रहे हो, रेगुलरिटी का मतलब ये नहीं है कि 1 दिन पढ़ा 2 दिन पढ़ाओ इसके बाद 4 दिन गायब, ये रेगुलरिटी नहीं। फिर आप 10 घंटे भी 12 घंटे भी पढ़ लो तो कोई बात नहीं बनती है, समझ गए ना, इससे फिर कोई मतलब नहीं बनता है। 4 घंटे पढ़ो या 5 घंटे मैक्सिमम, अभी के समय 5 घंटे आपके लिए पर्याप्त हैं, ठीक है। 5 घंटे सबको दे दो, थोड़ा थोड़ा दे दो, थोड़ी थोड़ी चीज़ें करते जाओ और निकाल ले जाओगे। तो 5 घंटे रेगुलर भी पढ़ाई कर रहे हो। अगर हम बात करें कि स्कूल, सर हम स्कूल जा रहे हैं तो 7-8 घंटे तो वहाँ हो जाता है, अब क्या करें। तो स्कूल आपका वो समय है, स्कूल में पता है कितनी पढ़ाई होती है, पता है, ठीक है। तो स्कूल का समय आप निकाल दो, उसके बाद आप आराम से 4 घंटे ले लीजिए। रेगुलर आप कम से कम 4 घंटे कक्षा 12 में आ रहे हैं, रेगुलरिटी बनाए रहिए। बैलेंस, जिंदगी में बैलेंस आप बना के चलेंगे, वही वाली बात है थैनोस भैया वाली कि बैलेंस बना के चलेंगे तो चीज़ें आसानी से होती जाएंगी। समझना है बात, ठीक है। आप लोग पूरी बात समझ गए होंगे कि किस तरीके से क्या करना है। और आखिरी में मैं आपको बता दूं टाइम टेबल क्या है, किस तरीके से वीडियो आते हैं, इस बात को ध्यान रखिए कि वीडियो आपके किस तरीके से रेगुलर आ रहे हैं। सुबह 6 बजे कक्षा 12 फिजिक्स की आपकी क्लास आएगी, ध्यान रखिएगा। 9 बजे, सुबह 9 बजे कक्षा 11 फिजिक्स की क्लास आएगी। दोपहर में 12 बजे आपकी कक्षा 12 की केमिस्ट्री रहती है और दोपहर में 3 बजे कक्षा 11 की केमिस्ट्री रहती है। तो ये आपके अर्पित सर के स्लॉट बुक हैं, इनको ध्यान रखिएगा। इसके बाद शाम को 6 बजे आपको चेतन सर द्वारा इंग्लिश और हिंदी मिलती रहेगी और रात को 9 बजे मैं आपको मैथ पढ़ाने आऊँगा और मैथ आपकी 11 और 12 दोनों चलती रहेंगी। इसके अलावा मैं आपको तो जो सेकंड चैनल है उस पर डेडिकेशन के साथ एकदम बिल्कुल रेगुलर तौर पे उस पर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, उसमें सिर्फ मैथ चलने वाली है, ठीक है। जल्दी उस पर स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कंक्लूजन समझ गए होंगे, किस तरीके से होना है, क्या होना है, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ गए होंगे। कल से डेली आपकी पहले तो कक्षा 12 की कुछ क्लासेस मैं आपको देता रहूँगा, ठीक है। 11 वाले ना घबराएं, जैसे मैंने आपसे कहा कि जो सेकंड चैनल है उस पर भी मैं रेगुलर तौर पे अब काम करूंगा और आपके लिए जो मैथ की क्लासेस हैं उस पर आती रहेंगी, ठीक है। लेकिन अभी के लिए इतना रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ये चीज़ समझ लीजिए, ठीक है। वरना थैनोस भैया आएंगे और चुटकी बजा जाएंगे, इस बात को समझ लो, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, खुश रहो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।